पिताजी आके गए ना, बात भी करना बेटा, अच्छे से पढ़ो, है कि नहीं? हाँ। ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या था यार, उसको हम किस में एनालाइज करेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम में करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें हीट अंदर नहीं आ सकती, नहीं बाहर। बेटा, एक धैर्य की सीमा होती है। हाँ, तो उसमें हम एनालाइज करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या था? हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक है भाई साहब। तो हमें पता है ज्यादा टेम्परेचर वाला क्या करेगा? हीट लॉस करेगा, हीट गेन करेगा। ज्यादा टेम्परेचर वाला लॉस करेगा और कम टेम्परेचर वाला गेन। तो फॉर्मूला क्या आएगा? M1S1 T1 डेल्टा T1 बराबर M2S2 डेल्टा T2। और ये फॉर्मूला सबने याद कर लिया क्या? T बराबर C1 T1 प्लस C2 T2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 क्या है यहाँ पे? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी है, ठीक है। फिर हमने एक सवाल किया था, फिर एक और सवाल किया था, फिर एक और किया था, फिर एक और कर लिया। हाँ। फिर हमने ये भी देखा था कि एक शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर मान लो जैसे दो ऑब्जेक्ट दे दे, एक ज्यादा वाला एक कम वाला, तो हम निकाल लेंगे कि हीट गेन बराबर हीट लॉस। बट मान लो दो तीन चार पाँच छह सात आठ दस दे दे, फिर कैसे करेंगे? किसने हीट गेन? पता है सबसे कम वाला तो हीट गेन नहीं करेगा, और सबसे ज्यादा वाला हीट लॉस ही करेगा। पर बीच वालों का क्या होगा फिर? फंस गए फिर इसमें। तो हमने ये फिर मेथड अपनाया था कि समीशन ऑफ नेट हीट गेन इज इक्वल टू जीरो, जिसमें आप क्या मान लो सारे हीट गेन करेंगे, और हीट गेन करेंगे तो उनका टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना। हाँ। तो फिर हम जैसे M1S1 T-T1 प्लस M2S2 T-T2 प्लस M3S3 T-T3 बराबर जीरो। फिर हमने ये किया था। फिर यहाँ से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया था, T बराबर C1T1 प्लस C2T2 प्लस C3T3। अरे देखते देख के तो बोल दो यार, देख के भी नहीं बोल रहे तुम लोग। C1 प्लस C2 प्लस नहीं आए तो समझ में भी आता है, पर देख के तो बोल लो। चार आ जाए तो ऐसे C1, हाँ, C4T4 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ठीक है। ये सवाल भी हमने किया था। अच्छा, ऐसा एक और सवाल करना है क्या? ऐसा ऐसा है ऐसा वाला, ये वाला कर लिया था हमने। तो एक काम करते हैं, ये वाटर इक्विवेलेंट से पहले ना एक और कर लेते हैं। ये आ गया भाई। एक और पेज ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें, दो पेज ऐड हो गए, ठीक है। सवाल नंबर, आज क्या तारीख है? 19 तारीख हो गई आज। बाप रे। अच्छा हाँ, एक मिनट। नवंबर में चले गए हम। अरे वो क्या, 26 में दुनिया खत्म हो रही है ना। भाई लग रहा है मुझे। A B C 12 15 और 20। ठीक है, चालू हो जाओ, कॉपी पेन निकालो फटाफट। जब मैंने इसको और इसको मिलाया तो मेरा टेम्परेचर हुआ 13। जब मैंने इसको और इसको मिलाया तो मेरा टेम्परेचर हुआ 18। अब जब मैं इसको और इसको मिलाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर क्या होगा? खटाक से C1 C2 C3 मान लो। हीट कैपेसिटी C1 C2 C3 मान लो। जब मैंने ए और बी को मिलाया तो टेम्परेचर हुआ 13, बी और सी को मिलाया तो टेम्परेचर हुआ 18, ए और सी को मिलाऊंगा तो टेम्परेचर कितना होगा? क्या मैं धीरे बोल रहा हूँ क्या? अपन ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इसीलिए हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है, पर कोई बात नहीं। करो करो, सवाल सोल्व करो, शर्मा मत। शर्माने के टाइम बाद में आएगा, अभी सवाल सोल्व करो। हाँ भाई, आर्यन येवले। कर रहे हो आप? वही हमारा मेथड नहीं, ये मेथड मत लगाओ जैसे हमने कल सीखा था ना। इसको और इसको मिलाएंगे तो हमें पता है, देखो इसका टेम्परेचर 13 आया, मतलब इसने हीट गेन करी होगी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया।
इसने हीट लॉस करी होगी, इसका टेम्परेचर कम हो, तो क्या लगा, हीट लॉस बराबर हीट गेन, इन दोनों के लिए वो इक्वेशन लगा, फिर सेम इक्वेशन इन दोनों के लिए लगा, फिर इन दोनों के लिए लगा, तो रिलेशन निकलेंगे। जैसे मैं एक करके बताता हूँ, ए और बी के लिए जब मैं ए और बी को मिलाऊंगा, तो मान लो इसकी स्पेसिफिक हीट C1 है, ये C2 है, स्पेसिफिक क्या हीट कैपेसिटी समझ गए ना, M1 और S1 का प्रोडक्ट, तो हीट गेन, ए वाला हीट गेन करेगा है, एक मिनट, बराबर हीट लॉस। अब हीट गेन क्या लिखूंगा, M1 S1 डेल्टा T1, हीट लॉस क्या लिखूंगा, M2 S2 डेल्टा T2, M1 और S1 को C1 बोल दिया, डेल्टा T1 क्या लिखूंगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कितना, 13 - 12, इसे क्या लिखूंगा C2, इसका घटा कितना, 15 - 13, तो C1 × 1 बराबर C2 × 2, तो C1/C2 का रिलेशन क्या है, 2/1। सिमिलरली ये इक्वेशन यार C2 C3 निकाल लोगे, तो C1 और C3 को फिर कंपेयर करो। वेरी गुड, पेज लेके आया तू आज, शायरी बोलेगा आज, नहीं? हाँ भाई, हो गया क्या, का है? इधर सोन पापड़ी, पिछले नोट्स ना देखें, अभी करें जो कल हमने सवाल कराया था उसके हिसाब से। और भी नए बच्चे आ गए क्या यहाँ पर, वो ज्यादा लग रहे बच्चे मेरे को, इनको क्या हो गया दोनों को, बेटा इसको, उसको भी उठा दो यार, प्रेम से उठाओ यार, प्रेम से। हाँ करो, वेरी गुड, सही कर रहे हो। हाँ, हो गया क्या, क्या आंसर आया, 15.4, 15.4, 15.2, 4, बता कहाँ सॉल्व किया, माइंड सॉल्विंग। हाँ, लगता है कल तू मोटिवेट हो गया है, माइंड सॉल्विंग, उसने बोला मेंटल मैथ्स करना है, ये भी वही कर रहा है। कितना है स्नेहल, 15.4, 42, अच्छा 4, इधर मानसी चल रहा है इधर, भाई आगे वाले। हाँ, आज हमको यार खत्म करना है, पर खत्म नहीं हो पाएगा आज ये, कल भी क्लास, ठीक है। तो अब चालू करें हम, मैं बताऊं अब, कर लिया आपने, अब मैं बताऊं, अब ध्यान सुनना इधर, ठीक है, अब रोक दो, हो गया टाइम खत्म, टाइम अब। अब देखो हमने जब 12 और 15 को मिला है, तो इसका ना मास कुछ Ma मान लो, और इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी मान लो, ऐसे, इसका इसी तरह से Mb मान लो, इसका Sb, इसका Mc, इसका Sc। तो जब ए और बी को मिलाया, तो हमें पता है एक ज्यादा टेम्परेचर पे है, एक कम टेम्परेचर पे है, तो एक हीट गेन करेगा, दूसरा हीट लॉस करेगा, तो जब मैं ए और बी को दोनों को मिलाऊंगा तो क्या होगा, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। हाँ, तो इसमें क्या लिखूंगा, एम ए ऐसे, चेंज इन टेम्परेचर बताओ, अरे बोलो यार, 13 - इधर MB SB कितना, 15 - 13, इसको क्या मान लो, CA कितना हो गया, 1, इसको क्या मान लो, CB कितना हो गया ये, 2, तो CA/CB कितना आया, 2, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा, अब दूसरा डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे करो, चलो B और C को मिलाया, तो भाई साहब ये आएगा, CB 18 - 15 3, CC 20 - 18 2, तो CB/CC आया हमारा 2/3, इक्वेशन 2। अब A और C को मिला रहा हूं, तो CA, तो ये मान लो T - 12 इक्वल टू CC 20 - T, तो CA/CC इज इक्वल टू 20 - T/T - 12। हाँ, CA/CC कैसे निकालेंगे आप, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो यार, 1 × 2 करोगे, देखो 1 × 2 करोगे तो CB CB तो कट जाएगा, CA/CB
इंटू सी बी बाय सी सी, ये कट गया और क्या आया, 2 इंटू 2/3, 4/3। सी ए बाई सी सी के लिए 4/3, ये यहाँ रख दो 4/3, यहाँ रख दो और इसको सॉल्व कर लो कितना आंसर आ रहा है। तो यार भाई साहब 60 और 633, 15.42 ये आ रहा है क्या सबका? ठीक है, गुड। तो टी आया मेरा। अब इसको लैंग्वेज में दे दो तो तुम कर लोगे क्या? चलो, चलो आगे चलते हैं। चलो एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, घर से करके लाना। टेम्परेचर बताना एंड एस ए बाय एस सी का रेशियो बताना, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ सी, ये भी करके लाना, ठीक है? ये उतार लो अपनी कॉपी में। आज तुमको लंच के बाद पहला क्वेश्चन ये सोल्व करना है, ठीक है? टेम्परेचर बताना फाइनल, और एस ए अपॉन एस सी का रेशियो भी बताना है, ठीक है? उतार लो ये, फटाफट उतार लो, फिर आगे चलते हैं वाटर इक्विवेलेंट पे। सब पढ़ने के मूड से आए क्या? गुड। तू भी आया है? उतार लिया? फटाफट उतारो। इसमें क्या उतारना है? नंबर लिखने खाली। हाँ करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या इसमें क्या? टेम्परेचर मिक्सचर फॉर्मूला लगाया ना हमने भाई। हाँ अरे भाई अभी तो क्या है, M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 अपॉन C1 प्लस C2, वही तो है ये। चलो अब हम चर्चा करते हैं वाटर इक्विवेलेंट पे। किस पे? वो किस पे यार? वाटर बोलना है, ठीक है ना? बैठे नहीं रहना, अब जो बैठा रहना मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास के। तो बोलने की प्रैक्टिस करके ना क्लास के बाहर निकाल दूंगा मैं। मेरे को बोलता हुआ दिखना चाहिए हर व्यक्ति। हाँ अब हम किसकी चर्चा करेंगे? वाटर इक्विवेलेंट। तो देखो वाटर इक्विवेलेंट को समझने के लिए, जैसे मैंने कल समझाया था कि अगर हमको पानी को गर्म करना है तो हम कैसे करेंगे? हाथ में लेके तो करेंगे नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे, किसी कंटेनर में डालेंगे और फिर नीचे से आंख देंगे। तो अगर हमको वाटर को गर्म करना है तो पहले कंटेनर भी तो गर्म होगा, उसके बाद ही तो वाटर गर्म होगा। तो हीट एक्चुअल में वाटर को गर्म करने जितनी देनी है उससे ज्यादा देनी है, ज्यादा देनी है ना। तो कैसे लिखेंगे हीट को? मान लो इसका टेम्परेचर टी इनिशियल है, हमको टी फाइनल तक लेके जाना है। अब मुझे हीट देनी, कैसे लिखूंगा मैं? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर विच इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, प्लस मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, ये एससी क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर। अरे एस डब्ल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो एससी क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर। लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पे? ठीक। इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा टी क्या है फिर से? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, वही। अब एक्चुअल में होता क्या है ना, कि हमेशा हमको कंटेनर के केस में भाई मास ऑफ कंटेनर भी चाहिए और स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर भी चाहिए। तो इन झंझटों से बचने के लिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं हमको कई बार दे देते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट। जैसे हमको दे दिया इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है, 20 ग्राम मान लो। क्या दिया हमको? 20 ग्राम। इस ये जो कंटेनर है इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना दिया? 20 ग्राम। तो बेसिक समझे, फील समझे वाटर इक्विवेलेंट की, कि वाटर इक्विवेलेंट जो है रिप्लेसमेंट के काम आता है। ये ऑब्जेक्ट का वाटर के साथ में क्या कर देगा? रिप्लेसमेंट कर देगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, बाद में समझाऊंगा क्या होता है। क्या मान लो जैसे मेरे पास 100 ग्राम पानी है। कितना? 100 ग्राम पानी। ठीक है, और कंटेनर है, भाई कंटेनर को भी तो गर्म करना पड़ेगा। पर मुझे दे दिया कंटेनर इज कंटेनर इज इक्विवेलेंट टू, नहीं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज 20 ग्राम, ऐसे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज 20 ग्राम। अब ऐसे दे दिया मेरे को, और टेम्परेचर मान लो टी इनिशियल है अपना 10 और फाइनल है कितना, 50 मान लो।
अब मेरे को सवाल को सोल्व करना है, तो अब इसमें आसानी क्या हो जाती है, ये वाटर इक्विवेलेंट देने से, कि हम इसको कंटेनर को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे देखें, अब मेरे को टोटल हीट निकालनी है, तो पहले तो मैं टोटल हीट कैसे निकालता अगर कंटेनर होता तो, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर चेंज इन टेम्परेचर प्लस मास ऑफ कंटेनर स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। पर ये तो मेरे को पता ही नहीं, इसकी जगह मेरे को क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट। तो इसको मैं कैसे करूंगा, यहाँ 100 ग्राम पानी है, और कितना, इसको 20 ग्राम और मान लो, तो टोटल कितना हो गया, 120 ग्राम। अब क्या मैं नेट हीट लिख सकता हूँ 120, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता है कितनी, 1, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना, 50 - 10, कितना आ गया है, 120 × 40, 4800 कैलोरी। ये आसान हो जाता है इससे, वाटर इक्विवेलेंट देने से। मतलब जब हमको वाटर इक्विवेलेंट दिया, तो हमने क्या किया, कंटेनर को वाटर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया। तो ना तो हमें मास ऑफ कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बस, मान लो 100 ग्राम पानी था, तो 20 ग्राम हमें वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, तो टोटल पानी कितना मान लूंगा, 120 ग्राम, और वाटर की स्पेसिफिक हीट हमें पता है, तो गुणा करके हम निकाल लेते हैं। समझ में आया, ये इसका मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये होता क्या है, कि सर ये कर तो दिया, अब होता क्या है, अब चलते हैं इसके ऊपर। पहले समझ में आया वाटर इक्विवेलेंट किस काम आता है, किसके काम आता है, रिप्लेसमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट का या कंटेनर का, जो भी है जिसमें हम पानी गर्म करने की, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट किसके काम आता है, रिप्लेसमेंट किसका, कंटेनर का। ठीक है, चलो अब समझते हैं वाटर इक्विवेलेंट एक्चुअल में होता क्या। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m, और इसकी स्पेसिफिक हीट है s, कितनी है, एक बीकर है उसमें पानी भरा है mw, हमें पानी की पता है sw, क्या पता है, sw। अच्छा, हीट कैपेसिटी में इसकी कैसे लिखूंगा, m × s, c, हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी कैसे लिखूंगा, हाँ, mw। अब अब ध्यान से सुनना, ये कहता है कि मैं पूछूंगा ध्यान से, जितने पानी का ये भार है, क्या है, जितने पानी का ये भार है, इसकी इसकी हीट कैपेसिटी जितनी होगी, इसकी हीट कैपेसिटी जितनी होगी, उतनी हीट कैपेसिटी अगर इसकी है, तो ये जो एम डब्ल्यू है वही इसका वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। फिर से सुनना एक बार, मुझे पता है ये इधर उधर हो गया, फिर से सुनना। जितना ये पानी है एम डब्ल्यू, जितने पानी पानी इसका जितना इसका भार है, इसकी हीट कैपेसिटी जितनी है, उतनी की उतनी हीट कैपेसिटी अगर ये है, तो ये वाला जो भार है एम डब्ल्यू, ये इस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, वाटर इक्विवेलेंट। मतलब देखो, इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है यार, एम डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू। मैंने ये बोला था, जितनी इस पानी की हीट कैपेसिटी कितनी, उतनी हीट कैपेसिटी किसकी होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की। कैसे लिखूंगा, एम एस। तो ये एम डब्ल्यू क्या कहलाएगा, वाटर इक्विवेलेंट किसका, ऑब्जेक्ट का। तो वाटर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, एम डब्ल्यू बराबर एम एस अपॉन एस डब्ल्यू, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, आया समझ में। मतलब जितनी, कोई पानी का भार है एम डब्ल्यू, जितनी हीट कैपेसिटी इसकी होगी, उसकी हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, एम डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू। जितनी हीट कैपेसिटी इसकी होगी, उतनी की उतनी हीट कैपेसिटी अगर इस ऑब्जेक्ट की है, तो ये जो पानी का भार है यही इस ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा, यानी हम उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं उस समय। समझ में आया। इसको अगर डेफिनेशन वाइज लिखें तो कैसे लिखेंगे, इट इज द मास ऑफ वाटर, इट इज द मास ऑफ वाटर, फॉर्मूला लिख लो फिर, और एक एक तरीका और से समझाता हूँ, फील से समझाऊंगा एक बार। इट इज मास ऑफ वाटर विच हैज सेम हीट कैपेसिटी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन, इट इज द मास ऑफ वाटर विच हैज सेम हीट कैपेसिटी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस तब हम इस एम डब्ल्यू को उस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा। तो पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। यूनिट इसकी क्या होगी, अच्छा इसकी वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट क्या चीज है, हाँ मास है ना एक, तो क्या होगा, केजी। डायमेंशन, हाँ एम। एक बार आया था जी एडवांस में, मैच द फॉलोइंग, उसने पूछा था वाटर इक्विवेलेंट की डायमेंशन क्या है, मैच द फॉलोइंग में आया था। हमेशा इतना आसान नहीं आता, कभी कभार आ जाता है, तो ये एम भी दिया हुआ था उसमें। हाँ,
तो ये तो है, हीट कैपेसिटी इसकी सेम होगी ना। अच्छा, हीट हीट कैपेसिटी डेफिनेशन से जाओगे तो क्या आएगा? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब उस सब्सटेंस का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, वही उसकी हीट कैपेसिटी होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये बोतल है, इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा, वो इसका क्या है, हीट कैपेसिटी। और वो हर ऑब्जेक्ट की अलग 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 होगी। ऐसा आया समझ में? एक तरीका और समझे, एक तरीके से और समझे। तैयार है सभी? पीछे लिख लो फटाफट। टाइम हमेशा जल्दी जल्दी बहता है यार, मैं इसको रोक दूं घड़ी। अपनी क्लास 2 घंटे की होनी चाहिए, क्या बोलते हैं यार? दीदी को बाहर बिठा देंगे। पानी का है? फिर से समझे, फिर से समझो एक बार, एक बार आसान डेफिनेशन में समझो। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? मान लो यहाँ कोई पानी भरा है MW, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है M, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी S, तो उसकी हीट कैपेसिटी कैसे लिखोगे आप? MS। मान लो यहाँ कोई पानी भरा है MW, हमें नहीं पता कितना बार है, तो जितने पानी, यहाँ जितना पानी, उसकी हीट कैपेसिटी जितनी होगी, अगर उतनी की उतनी इस ऑब्जेक्ट की है, तो ये पानी का भारी क्या कहलाएगा? वाटर इक्विवेलेंट किसका? उस ऑब्जेक्ट का। क्या ये ऑब्जेक्ट का मास है क्या? नहीं, ये ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। ठीक है ना? फिर से बोलो। मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास M, उसका मास है M, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी S, तो उसकी हीट कैपेसिटी कैसे लिख सकते हैं? M × S। अब यहाँ हमने कोई पानी ले लिया, हमें नहीं पता इसका मास कितना है, तो जितने, जितना इस पानी की हीट कैपेसिटी होगी, क्या, जितना इस पानी की हीट कैपेसिटी होगी, इसकी हीट कैपेसिटी MW/SW, उतनी की उतनी हीट कैपेसिटी अगर इसकी है, बराबर MS, तो ये MW ही क्या कहलाएगा? वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का। 2 3 बार बोल दिया, फिर से रिकॉर्डिंग में सुनना एक बार। ठीक है? नहीं आ रही है अभी? अरे, ठीक है। चलो एक तरीके से और समझते, फील लेके समझेंगे थोड़ा। देखो, पहले तो ये समझ में आया वाटर इक्विवेलेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। क्या करता है ये, राजा? क्या इंपॉर्टेंस है वाटर इक्विवेलेंट की? तो कहाँ है क्लास में, ध्यान कहाँ है आपका? अगर नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए भाई। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यू शुड आस्क। ध्यान कहाँ है आपका? क्या सोच रहे हो मन में? किसके बारे में सोच रहे हो? पढ़ाई के बारे में सोचो यार। अब फिर से एक बार और समझना ध्यान से, यही चीज आएगी वापिस से, देखना। हमारी मेन दिक्कत कहाँ फंस रहे थे हम? पानी में तो थी नहीं, पानी का तो मास हमें पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी पता है। मेन दिक्कत कहाँ फंस रहे थे? कंटेनर में। कंटेनर की स्पेसिफिक हीट और उसका लफड़ा था। तो मान लो ये कंटेनर है, क्या है, खाली कंटेनर, उसका मास है MC। अरे यार तुम लोग क्या है यार, मतलब, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? SC। एक, सुनो ध्यान से, इस कंटेनर का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए मुझे? इस कंटेनर का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? हाँ, 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कितनी हीट चाहिए? मास ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 1। ये मेरे पास क्या आ गई? हीट। ध्यान से सुनना, मैं सब चीजें पूछूंगा वाइवा में, जो जो बताया वापिस से, जब आओगे कैलोरीमेट्री कॉपी लेके, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। इस बार जोर से मारूंगा, इस बार धीरे धीरे मारा। दीदी एक्सपेक्ट एक्सेप्शन। हाँ, ठीक है यार, बहुत टाइम पास हो रहा है, सुनो। भाई, इस कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट दी हमने, कितनी हीट दी? MC × SC। ये मेरे को हीट मिल गई। अगर इस हीट को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो जितने पानी का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो पानी का भार क्या कहलाएगा? उसका वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। फिर से सुने एक बार ध्यान से, अलग तरीके से समझा इस बार। इस कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? MC × SC। ये मेरे पास हीट आ गई, क्या आ गई मेरे पास?
अब इस हीट का मैं यूटिलाइज किस में कर रहा हूं? पानी गर्म करने के लिए। तो इस हीट को देने से जितने पानी का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो जो पानी होगा वो क्या कहलाएगा? इसका वाटर इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास हीट आ गई भाई। मान लो पानी का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कैसे लिखूंगा? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इंटू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, और ये किसके बराबर है? ये हीट के बराबर। तो एम डब्ल्यू फिर से क्या आ गया? MC/SC/SW। और अगर सरल भाषा तीसरी बार अगर और अगर सरल शब्दों में समझाऊं, तो वाटर इक्विवेलेंट ये काम आता है कि जितना हीट ये ऑब्जेक्ट लेगा, MS, जितना हीट ये ऑब्जेक्ट लेगा उतना का उतना इसका वाटर इक्विवेलेंट लेगा। ठीक है ना? भाई उसको कंटेनर को गर्म करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। तो जितना हीट वो कंटेनर ले रहा है, उतना का उतना वाटर का एक भार ले रहा है, और उसी वाटर को भार को हम क्या कह रहे हैं? उसका वाटर इक्विवेलेंट। समझ में आया? इसलिए, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत आसानी से हमें पता है, वो 1 होती है। हम उसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसीलिए हर कंटेनर की कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे, इसीलिए किया जाता है। ठीक है? एक, दो और तीसरा, 3 तरीके। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़े। चलो एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा। ये 2 किलो का एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कॉपर है भाई साहब, और उसकी स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है 420 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट इट्स वाटर इक्विवेलेंट। 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 वाटर इक्विवेलेंट बस उसको रिप्लेस करने का काम आता है, इतना ध्यान रखें। कैसे करेंगे? इसकी हीट कैपेसिटी कैसे लिखेंगे? मास इंटू एस। मास हमें पता है 2, एस कितना है? 420। ये इसकी हीट कैपेसिटी आ गई। ये किसके बराबर हो? कोई इसका पानी का भार होगा, MW, वो हमें नहीं पता, उसके बराबर। अच्छा ये कितनी होती है? जूल में, अब ध्यान रखना, जूल में। जूल में 4200 जूल पर केजी केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया, ये कितना हो गया? 840 मास ऑफ वाटर इंटू 4200। MW कितना आ गया यहाँ से? 840 84/420 कितना आ रहा है आंसर? 0.02। सही में? कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। 0. अरे यार जल्दी बताओ ना। 0.02। यानी ये 0.2 kg क्या है? किसका? उस ऑब्जेक्ट का। 0.2 kg क्या है यहाँ पे दीदी? 0.2 kg क्या है यहाँ पे? किसका? ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जितना हीट 0.2 kg लेगा, उतना का उतना हीट वो ऑब्जेक्ट लेगा। तो इसीलिए हम उस ऑब्जेक्ट को इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है? चलो एक सवाल और करते हैं। ये सवाल आया समझ में? चलें आगे। चलो। बात नहीं यार। ये है कंटेनर,
और उसमें अपना 250 ग्राम पानी है। क्या है? 250 ग्राम पानी है। अब इस पानी का जो टेम्परेचर है, टी इनिशियल इज नथिंग बट 20 डिग्री सेल्सियस एंड टी फाइनल इज 50 डिग्री सेल्सियस। वाटर इक्विवेलेंट of container is given as 20 gram of water, 20 gram water. Find out heat required. बीस से 50 करना है। एक कंटेनर है जिसमें 250 ग्राम पानी है, ठीक है। कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 20 ग्राम। अब मुझे जो टेम्परेचर है वो 20 से 50 लाना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी टोटल? कितनी हीट देनी पड़ेगी? क्या खुद ट्राई करोगे या मैं बताऊं? करो। बेग हटाओ बेग। सोलह कहाँ गई? आई नहीं हो दोनों ही। हाँ भाई, स्वामिनी। ये बेग किसका? श्रद्धा। इसको बेग को उठाओ थोड़ा। इसका बेग है। क्या चल रहा है हंसी मजाक पीछे? वो जोक मार रही? ए यार, जब जोक मारने के लिए बोलता हूँ तब तो नहीं मार दो, ऐसे क्लास में मारो, चलती क्लास में। अरे इसको धक्का मत दे, ऐसे आगे निकल जाइए। कहाँ? यहाँ। इसको करो सॉल्व। कालबोर कैसे करेंगे? 20। 20 आ रहा है क्या सबका? ब्यूटी, आप भी सॉल्व करो। इधर उधर मत देखो। तनिषा, सॉल्व करो। हाँ तनिष्का। तनिषा कहाँ गई थी? वो फिर बीमार हो गई? क्यों? साइलेंसर करो। कितना आ रहा है? वैभवी, मैथ्स में सर बोल रहे थे कि 25 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। 25 से भी ऊपर चले गए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके आई थी ऐसा बोल रहे थे धर्मेंद्र सर, है ना? हाँ एग्जाम। हाँ इसीलिए इसे सर को पता चल गया, कोई दिक्कत। रुचिता, अब क्या करोगे इसमें बताओ? अरे 250 ग्राम पानी दिया हुआ है, 20 ग्राम ऐड कर दो ना। हम्म। इधर हो गया। इधर आर्या, ईश्वरी, श्रुति। हाँ भाई। अरे 250 और 20 मिला के करो ना, बस टोटल हीट रिक्वायर्ड। इससे पहले एक एग्जाम्पल कराया था ना, याद करो। 250 और 20 को मिला दो, 270। अब निकाल दो एम एस डेल्टा टी। हुआ कितना? 600। हाँ सही तो किया इसने। 270, एक, वो 30, ठीक है। अपने भाई आईआईटीएन, ठीक है। 100। इसकी हीट, इसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस थोड़ी होगी। अरे कैसे करेंगे इसको? हैं? अरे इसको कैसे करेंगे यार? अब ध्यान से सुन लो, जिसका नहीं हुआ एक बार ध्यान सुन लो। मैंने क्या बोला था? वाटर इक्विवेलेंट किस काम आता है? रिप्लेसमेंट किसका? कंटेनर का। देखो अगर मान लो हमें वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया होता तो हम हीट कैसे लिखते फिर गर्म करने के लिए? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर चेंज इन टेम्परेचर, प्लस मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। पर ये तो हमें दिया ही नहीं है। हमें क्या दिया है? हमें क्या दिया है? वाटर इक्विवेलेंट दिया है। तो क्या करो इसमें, ऐसे केस में जब भी अभी सवाल आएगा, तो 250 ग्राम पानी है, इसको क्या मान लो 20 ग्राम और पानी। टोटल कितना हो गया? 270 ग्राम। और फिर वो वाला फॉर्मूला लगा दो, मास ऑफ वाटर एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। तो 270 ग्राम। अब इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी रखेंगे? 1 कैलोरी
पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ग्राम से ग्राम कट गया। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 30। तो कितना आ गया ये? कितना कैलोरी आ गया? 8000 कैलोरी। इतनी हीट चाहिए। या फिर 8.1 किलो कैलोरी। ठीक है। 8.1 किलो कैलोरी। आधे लोग सन्नाटे में हैं। कुछ नहीं करना है इसमें। अगर वाटर इक्विवेलेंट दे दे तो पानी के साथ जोड़ के बस एमएस डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाना है। यही तो समझाया था यहाँ पे। ये पहला क्वेश्चन यही तो किया था भाई साहब। चलो एक सवाल और करो यार, कॉन्फिडेंस कम आया। कम कॉन्फिडेंस आया थोड़ा, हाँ। क्या सवाल? सवाल देता हूँ, एक बार करो फिर से। वो एक्सप्लेन करूंगा। चलो ऐसे बना लेते हैं यार, क्या स्टाइल मारनी है। कंटेनर है। पानी मान लो इस बार 500 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट दिया है। वाटर इक्विवेलेंट कितना दिया है यार? 100 ग्राम। टी इनिशियल है 30। टी फाइनल। इस पूरे कंटेनर को हमें गर्म करना है 60 डिग्री तक। पहले 30 पे था, अभी 60 पे करना है। फाइंड हीट रिक्वायर्ड। फॉर्मूला लगाने से पहले ये सोचो मैं क्यों लगा रहा हूँ या क्यों लगा रही हूँ। हम्म। ठीक। बाकी फॉर्मूला लगाने से पहले ये सोचो कि मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्यों लगा रही हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो समीक्षा। बताओ। सोचो। पहले क्या बोला था, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? कंटेनर को रिप्लेस करने के लिए काम में आता है ये। तो अरे यार देखो, वापस सुन लो एक बार, बेसिक से बता रहा हूँ फिर से। अरे जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देख लो एक बार। आवाज नहीं पीछे। बात नहीं। अब वापस से सुन लो, जिसको नहीं समझ में आया, जिसका आंसर नहीं आया वो फिर से सुन लो एक बार। अरे भाई बात नहीं यार, इधर। इधर। बात नहीं, ध्यान सुन लो। ये कंटेनर है, इसमें पानी है 500 ग्राम। मैंने क्या बोला कि अगर हमें इस पानी को गर्म करना है, फिर से सुन लो ध्यान से, बेसिक सुन, अगर इस पानी को गर्म करना है तो पहले कंटेनर को भी तो गर्म करना पड़ेगा। अरे पानी अपने आप थोड़ी गर्म हो जाएगा, कंटेनर ठंडा रहेगा। तो हीट हमें सिर्फ पानी को गर्म करने जितनी देनी है और ज्यादा ज्यादा देनी पड़ेगी ना। तो मैं अगर मान लो खाली पानी को गर्म करना होता, ठीक है, और उसका मास हमें 500 ग्राम दिया हुआ है, उसकी स्पेसिफिक हीट भी हमें पता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और उसका टेम्परेचर 30 से 60 बढ़ाना है, तो कैसे लिखूंगा हीट? एमएस डेल्टा टी, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, ये तो लिखूंगा मैं। अब कंटेनर को भी तो गर्म करना है यार, तभी तो पानी गर्म होगा। तो कंटेनर को गर्म करने के लिए वही मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। दिक्कत कहाँ थी यहाँ? ये हमें बार बार खोजने में मुश्किल होती। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने बोला भाई एक काम करो, आप क्या करो, इसको हटाओ, एक वाटर इक्विवेलेंट ले लो। मान लो इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 100 ग्राम, तो इसका क्या मतलब हुआ? 500 ग्राम पानी को तो गर्म करना ही है, अब साथ में 100 ग्राम और ऐड करके निकाल लो, तो जो टोटल हीट आएगी वो इन दोनों के बराबर आएगी। अब आया समझ में? बस ये 100 ग्राम, देखो 100 ग्राम पानी एक्चुअल में जितना हीट ले रहा है ना, उतना का उतना वो कंटेनर लेता। क्यों, कंटेनर को भी तो हीट चाहिए, मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो जितनी हीट उस कंटेनर को चाहिए होती, वो हीट वो 100 ग्राम का पानी ले रहा है। वो हीट वो 100 ग्राम का पानी ले रहा है। तो अगर वाटर इक्विवेलेंट दे दे तो कुछ नहीं करना है, पानी का मास है पहले से 500, 100 और ऐड करो और एमएस डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाओ सीधा। क्या करो, 500 ग्राम तो दिया हुआ ही है, 100 ग्राम अगर इक्विवेलेंट दिया है तो क्या करो, दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 600। कितना हो गया? 600 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर कितना करना है? 30, 60 माइनस 30, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर आ गया? 18,000 कैलोरी। तो ये जो हीट है ना, अगर हमको ये दिया होता तो इसके बराबर आती। पर ये तो हमने हमको निकालनी थी ऐसा, तो ये तो हमें पता था पर ये नहीं पता था। तो इसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, तो इसको जोड़ ताड़ के निकाल दिया इसमें, बस और क्या है। अब आया समझ में?
तो कितना आ गया, 18 किलो कैलोरी। चलो होमवर्क में एक सवाल। होमवर्क। अच्छा तुमको होमवर्क भी तो देना है, बहुत दिन हो गए होमवर्क नहीं दिया तुमको। टेस्ट हो तो क्या हुआ, आज का दिन है। तो क्या हुआ, होमवर्क जेई मेन के सवाल देने। बात नहीं। चलो टाइम इसी में निकल जाता है यार। उतार लो सवाल, सोल्व करना है आज। लंच में जाते ही दूसरा सवाल ये सोल्व करना है। हम्म। हाँ। उतार लो सवाल फिर सोल्व करना तुम। ठीक है। आपको आ रहा है समझ में। आया। थोड़ा थोड़ा ही आएगा। 51,000। ठीक है ठीक। तो उतार लो भाई सब। ये आज सोल्व करना चाहते ही 51 किलो कैलोरी। चलेंगे आगे। चलें हम। लिख लिख ठीक। नोट्स भी तो भेज ही रहा हूँ। हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग तो क्लास में हो जाती है। अच्छा ऐसा है, ठीक है अभी हार्ड सवाल करा दो, रुको। अभी हार्ड सवाल करा दो। बताओ। चलो। क्या हुआ। अब हम चलते हैं, ये हमारा खत्म हो गया, अब हम चलते हैं फेस चेंज के ऊपर। किसके ऊपर। सवाल ऐसे ही आते हैं यार, जेईमेन पीवाई क्यू देखना जो मैंने करा है, उसी वैसे ही सवाल मिलेंगे। देखें। जेईमेन पीवाई क्यू। टेस्ट में तो हाथ डाल लो, मेरी इच्छा। ठीक, क्लास में भी हार्ड करेंगे अब। अभी हार्ड हार्ड सवाल करेंगे। फेस चेंज क्या। फेस चेंज। फेस चेंज से क्या समझते हो तुम लोग। स्टेट चेंज। स्टेट चेंज। अब अगर ध्यान से सोचे अगर हम, तो यार अगर सॉलिड से लिक्विड में अगर मेरे को बदलना है किसी चीज को, मान लो बर्फ है, उसको पानी बनाना है, तो क्या मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी ना, हीट देंगे तभी तो वो पानी बनेगा। और पानी को फिर वेपर में कन्वर्ट करना है तो और एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। मतलब फेस चेंज करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ रही है या लेनी पड़ रही है। देनी पड़ रही है। अगर मान लो कोई आइस, सो आइस नहीं, मेटल मान लो, मेटल का बक्सा है, मतलब लोहे का कोई क्यूब है, उसको मैं गर्म करूंगा तो क्या होगा। तुरंत पिघल जाएगा। तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सॉलिड का पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ के फिर क्या होगा। अरे गर्म तो होगा, फिर क्या होगा उसके बाद में, गर्म होने के बाद में और अच्छा, गर्म हो और ज्यादा गर्म, बहुत मतलब बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, फिर क्या होगा। एक्सपेंशन के बाद क्या होगा। फिर पिघलेगा। और ज्यादा गर्म कर दो। और ज्यादा गर्म कर दो। खत्म में वेपर बन के उड़ जाएगा। तो हमको यहां से ये समझ में आया कि अगर हमको फेस चेंज करनी है तो क्या होगा, हीट। हीट देनी पड़ेगी। अब हमें पता है तीन ही तो फेज एग्जिस्ट करती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस या वेपर। यहां से यहां तक जाने के लिए हीट देनी पड़ेगी। यहां से यहां तक जाने के लिए भी हीट देनी पड़ेगी। जब हम सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे। मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड आएंगे उसको फ्रीजिंग। और ये जो पॉइंट है जिसपे ये चीज इंटरचेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट या
और लिक्विड से अगर मैं वेपर में जाऊंगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाँ, वेपराइजेशन। अच्छा, वेपराइजेशन से लिक्विड में आऊंगा तो कंडेंसेशन बोलते हैं पता है क्या? कंडेंसेशन बोलते कंडेंसेशन। ये कौन से पॉइंट पे होता है वेपराइजेशन? उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये है छोटी छोटी। और सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में सब्लिमेशन, वेपर से सॉलिड, हाँ डिपोजिशन या फिर डिसब्लिमेशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये वो इतना है नहीं, तो ऐसे हम थोड़ा स्टाइल मारने के लिए चले गए, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखो, हमें ये तो पता चल गया सर कि फेस चेंज करने के लिए मेरे को हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला, अब हम समझते हैं सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू, इस चीज को हम समझते हैं। ये सॉलिड टू लिक्विड में क्या क्या होता है उसको समझते पहले। थर्मल एक्सपेंशन हम सबने पढ़ा है ना भाई? तो मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसके सारे एटम्स क्या कर रहे होंगे? एक मिनट, रुका करो यार, किसे पूछना चाहता हूँ मैं। क्या कर रहे होंगे? ऐसे। ठीक, ऐसे ऑस्किलेशन कर रहे होंगे भाई, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब रुकना, मैं किसे पूछूंगा अभी। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं, एक मिनट, अब किसे पूछ, कसर, टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा, नहीं हंसी मजाक और रुको, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? क्या इंप्रूव? सोचो गुरु, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बता? क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? है? प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर की तो बात ही नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। एक्सपांशन क्यों होगा? तो टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपांशन क्या लेना देना, क्या होगा जिससे वो होगा? क्या? तुम्हें यार बेसिक बातें तुमको याद नहीं है मतलब, श्रद्धा। भाई टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका जो ऑस्किलेशन है इन एटम्स का, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा और दोनों दूर जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है? एक्सपांशन होगा। और ज्यादा टेम्परेचर दूंगा तो क्या होगा? और ज्यादा टेम्परेचर दूंगा तो और ज्यादा दूर जाएगा, और ज्यादा दूंगा तो और निकल ही जाएगा भाई साहब पूरा। मतलब ज्यादा टेम्परेचर देने से इसकी एनर्जी बढ़ेगी और ये दूर भाग जाएंगे। जब ये दूर भाग जाएंगे एक टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? वो मेल्टिंग हो जाएगी और उस जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो हर एक मोलिक्यूल की क्या बढ़ी? काइनेटिक एनर्जी। रैंडम ऑस्किलेशन बढ़ गया उसकी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो दूर दूर भागे, दूर दूर भागे। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाए तो और दूर भाग जाएंगे। तो जिस टेम्परेचर पर ये बहुत दूर भाग जाएंगे, जिस टेम्परेचर पर बहुत दूर भाग के क्या हो जाएगी? मेल्ट ही हो जाएगा पूरा, उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल देसी तरीके से समझा रहा हूँ एकदम, आसान भाषा में। उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब समझ में आया? अब एक चीज और इसमें समझना एक्चुअल में, अब एक्चुअल में और समझना कि जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ रही है, हर एक इसके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है। और टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन थी शुरू में, शुरुआत के दिनों में याद करो हमने पढ़ा था टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन थी, जो दीदी ने बताई थी हमें। हाँ, क्या बताया? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी है वो क्या बताएगा? उसके टेम्परेचर को बताएगा। लिख लो यहाँ पे नहीं तो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इंप्लाइज टेम्परेचर। तो जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। पर अब जब ध्यान से देखो, जब मेल्टिंग होगी तो जो एनर्जी आ रही है वो किस में यूज होगी? इन दोनों के बॉन्ड को, क्योंकि अभी तो कुछ बॉन्ड फोर्स लग रहा है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, थोड़ा केमिस्ट्री में जा रहा है पर कोई बात नहीं। इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है थोड़ा। ठीक है, अब मैं अगर मान लो एनर्जी दूंगा तो ये अपनी जगह वाइब्रेट करेंगे,
ऐसे ऐसे धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे। मान लो और एनर्जी दूंगा तो थोड़ा तेज से करेंगे। पर एक टेम्परेचर दूंगा मेल्टिंग पॉइंट तो दूर भाग जाएंगे। तो वो जो एनर्जी गई वो इनकी एनर्जी बढ़ाने में गई या वो बॉन्ड को तोड़ने में गई? वो उनके बॉन्ड को तोड़ने में गई। तो उस समय उनका जो टेम्परेचर, अच्छा वो एनर्जी तो बॉन्ड को तोड़ने में चली गई, तो उनका जो टेम्परेचर था वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। इसीलिए जब फेस चेंज होती है सॉलिड टू लिक्विड में, तब उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। वो कांस्टेंट, ये बात ध्यान रखना। बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि हम टेम्परेचर दे रहे हैं, मोलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, और दूंगा तो तेजी से करेंगे, और दूंगा और तेजी से करेंगे। एक पॉइंट पे क्या होगा, दोनों दूर भाग जाएंगे, यानी दोनों का बॉन्ड टूट गया। तो वो जो एनर्जी आई, उनकी एनर्जी को बढ़ाने में काम किया या फिर बॉन्ड को तोड़ने में? तो बॉन्ड को तोड़ने में काम किया, एनर्जी तो वही रही। तो टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो जब फेस चेंज होता है, इसको स्टार मार्क करके लिख लें, ड्यूरिंग फेस चेंज। इसी एक पॉइंट को समझाने के लिए सब इतना सब नाटक किया था। ड्यूरिंग फेस चेंज, और इसको सीधे भी याद रख सकते हो, टेम्परेचर डज नॉट चेंज और रिमेन सेम। टेम्परेचर डज नॉट चेंज, मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, उसको मैं हीट देके वाटर में करूंगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में बनता है पहले, वो फेस चेंज होती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता उसका। करेंगे अभी सवाल। पहला तो ये समझ में आया, फेस चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। वो जो एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है? मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है। ये अब ये एक्स्ट्रा चीजें भी आपकी लाइन में लिखी हुई होनी चाहिए, आपकी कॉपी में, जो जैसे मैंने समझा एक्सप्लेन करके, जो मैंने लेटेंट, उसी के ऊपर तो चर्चा करेंगे। समझ में आया? फेस चेंज जब हो रहा है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और ऐसा क्यों क्यों नहीं होता? वो जो एनर्जी होती है वो बॉन्ड तोड़ने में चली जाती है, इसीलिए। तो ये 2-3 भाषा में लिख लो अपनी नोटबुक में, 2-3 लाइन, बाद में नोट्स में उतार देना, कि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट करते हैं, जब हम और टेम्परेचर देंगे तो और तेजी से करेंगे, पर जब हम और टेम्परेचर देते हैं और हीट देते हैं तो एक समय पे वो बॉन्ड तोड़ के भाग जाते हैं। तो वो जो एनर्जी है वो उनका जो है वाइब्रेशन बढ़ाने में नहीं गई, बल्कि कहाँ गई? बॉन्ड को तोड़ने में। तो उस समय उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये फील वाली कहानी थी, मैंने समझा दिया, मुझे लगा समझाना चाहिए बच्चों को तो समझा दिया मैंने। बाकी डायरेक्ट ये भी लिखा सकता था कि फेस चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ऐसा। क्या? जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होगा, हाँ मेल्टिंग पॉइंट। हम्म। हाँ 0 डिग्री रहेगा। एक चीज और लिखना इसमें, ड्यूरिंग फेस चेंज, फेस चेंज को चेंज ऑफ स्टेट भी बोल सकता हूँ ना? फेस चेंज को चेंज ऑफ स्टेट भी बोल सकता हूँ। फेस चेंज और चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड एंड लिक्विड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। मेरे पास वो एनिमेशन वाला वीडियो नहीं, बाकी मैं दिखा था तो मैं और फील आती, ढूंढ के लाऊंगा तो दिखाऊंगा। सॉलिड एंड लिक्विड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, मतलब भाई मान लो जैसे 100 ग्राम बर्फ है, अब आप उसको पिघला रहे हो, तो क्या होगा वो? क्या? वो पानी बनना चालू होगा। तो जब ये फेस चेंज हो रहा होगा, जब आइस जो है पानी में जा रहा होगा, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे ना, आइस और पानी दोनों एक साथ में। और जब तक पूरा आइस पानी नहीं बन जाता, तब तक उनका टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बात सीखने की है, ठीक है। जब तक पूरा का पूरा आइस पानी नहीं बनेगा तब तक टेम्परेचर सेम रहेगा। फिर पूरा पानी बन गया 0 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या होगा? फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा। सेम यही कहानी किसमें होगी? लिक्विड और उसमें वेपर में भी। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन होता है ना, अब इसमें दो चीजें आती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सुना होगा। तो सॉलिड से जो लिक्विड वाला केस होता है ना, उसमें आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लिखें आप, लेटेंट हीट ऑफ, देखो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्मूला बताऊंगा उसमें सवाल हो जाएंगे। मेन था कंसेप्ट समझना, थोड़ी फील भी तो आनी चाहिए जिससे पढ़ रहे, बस सवाल बताए खत्म करने क्या मतलब, इसीलिए टाइम ले रहे हैं।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं? चलो सिंपल सिंपल चीज पहले। एल एफ से। एल एफ से। क्या होगी डेफिनेशन इसकी? डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट टू कन्वर्ट सॉलिड पर यूनिट मास इनटू लिक्विड, इनटू लिक्विड। मान लो भाई सब सॉलिड है यहाँ पर, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है मुझे। किसमें? लिक्विड में। अच्छा एक सवाल और, मान लो 10 ग्राम बर्फ है, उसको मैंने पानी बनाया, तो उसका मास कितना रहेगा? 10 ग्राम ही रहेगा। m ग्राम का अगर सॉलिड है, तो लिक्विड भी कितने बनेगा? m ग्राम। ये हीट, डेल्टा क्यू बाय एम, यही आएगा फॉर्मूला हमारे डेफिनेशन के हिसाब से। हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, ऐसा। एल एफ क्या है यहाँ पे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हर एक सॉलिड की अलग अलग होगी। वाटर के केस में, वाटर के केस में कितनी होती है भाई, किसी को पता है क्या? 100? सीबीएसई वालों, वाटर के केस में कितनी होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? बर्फ से जब हम पानी बनाएंगे, आधे आधे लोगों को कोई मतलब नहीं, जो चल रहा है चलने दो भाई साहब, कोई मतलब नहीं, क्या होता है पढ़ाई से हमको क्या। आधे लोग ऐसे ही बैठे हैं। क्या? क्या? इसको क्यों अच्छा डेफिनेशन लिख रहे हो क्या तुम लोग? फॉर्मूला, हाँ। वाटर के लिए हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। कांस्टेंट ही होगी। वाटर का जो केस है पूरा, आइस वाटर और वेपर, या स्टीम बोल दो उसको। हाँ, तो जो सॉलिड से, जो आइस से वाटर बनेगा, उसके लिए लेटेंट ऑफ फ्यूजन फिक्स होती है 80, 80 कैलोरी पर ग्राम। ये लिख लिया फॉर्मूला। चलें आगे अब। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, नहीं वाटर मत लिखो इसको। इन केस ऑफ आइस टू वाटर, अरे बात नहीं यार, 80 कैलोरी, ये याद होनी चाहिए वैल्यू तुमको। अभी सवाल देता हूँ भी। हम्म। हाँ ले सकते हो। ठीक है, कितनी होती है यार? 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम बर्फ को अगर पिघलाना है, 1 ग्राम पानी बनाना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? 80 कैलोरी। और अगर 1 ग्राम पानी को बर्फ बनाना है, तो कितनी हीट लेनी पड़ेगी? 80 कैलोरी। ऑब्वियसली बात है ना, अगर पानी को बर्फ बनाना है तो हीट लेनी पड़ेगी ना। फ्रीज में क्या, फ्रीज क्या करता है? हीट देता है, हीट लेता है? हीट लेता है ना, तभी तो बर्फ बनता है। ये देना लेना समझ में आ रहा है ना यार, कि पता नहीं क्या चल रहा है सर ये। 1 ग्राम बर्फ को अगर पिघलाना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? 80 कैलोरी। और 1 ग्राम पानी को अगर बर्फ बनाना है, तो 80 कैलोरी लेनी पड़ेगी उसमें से, खींचनी पड़ेगी। पहले ही बोला था कि अगर फेस चेंज हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, तो हीट देनी पड़ेगी, ऐसा।
एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलना तो। कौन सा क्वेश्चन? 7। 7 5। फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। आज ज्यादा पढ़ा दिया क्या मैंने? नहीं। फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50 ग्राम आइस इट्स लिक्विड। चलो सिंपल सवाल। यूनिटरी मेथड जैसा सवाल है, 1 रुपए में 2 आम तो 2 रुपए में 4 वाला। ऐसा सवाल है कि नहीं? 1 रुपए में 2 आम तो 2 रुपए में 4, वैसा सवाल है। फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू लिक्विड। करता हो जाए क्या? मल्टीप्लाई तो करना है बस। सोना नहीं है। फायदा उठाना है अपॉर्चुनिटी का बेटा। क्या कर रहे हो? क्या सवाल सोल्व किया तुमने? सवाल क्या सोल्व किया तुमने? ठीक है। जाना है? जाना है? ठीक है, अभी लेके जाता हूँ। चलना अभी क्लास खत्म होने के बाद। सवाल कर रहे हो? मीत, इधर भाई। कसर। अब पीछे क्यों बैठे हो? उस दोस्त ने छोड़ दिया क्या? अच्छा। भाई एक्टिव रहा करो क्लास में यार तुम लोग। गुरु। मम्मी को फोन करूंगा नहीं तुम से, बता रहा हूँ एक्टिव नहीं रहेगा। हाँ देखो, सबने निकाल दिया पे, सारे बच्चे कर रहे हैं। ये श्रीहरि ने कर दिया, और क्या चाहिए भाई? बेटी आपने किया है? वाह क्या बात। कोले क्या कर रहा है यार? गुणा कर दे, हाँ बस आगे आंसर। आगे भाई, कोले ने कर। अरे गुणा करना है खाली। खाली गुणा करना है। हाँ भाई, हीट कैसे निकालेंगे? मास कितना है? चलो फॉर्मूला लगा। M × L। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। इसमें क्या था बताओ? खाली मल्टीप्लीकेशन करना था। अब मैं ऐसे बोल दूं कि 100 ग्राम आइस है, उसको कन्वर्ट करना है वाटर में, क्या करेंगे? 100 × या फिर मान लो, अगर मैं ऐसा बोल दूं भाई कि पानी है, पानी को आइस में कन्वर्ट करना है, 100 ग्राम पानी, उसको 100 ग्राम आइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? हीट लेनी पड़ेगी। डिवाइड वाइड नहीं, वही करना पड़ेगा। हीट लेनी पड़ेगी बस इतनी। इसमें देनी पड़ेगी, उसमें लेनी पड़ेगी। एग्जॉस्ट हो गए क्या? हाँ चलो, स्टोरी चल चल। चलो मैं जहां तक पढ़ा है ना उतना ही दूंगा एग्जाम में, चिंता मत करो, ठीक है? और कल डीपीपी सोल्व कर लेंगे हम पूरी। ठीक है। हाँ देखो, यूनिट वाला देख लो। यूनिट वाला पूछ रहे हैं कई लोग। ध्यान सुन लो। यूनिट वाला ध्यान से सुन लो यार। कई लोग कंफ्यूजन हो रही सर, एक रखना, एक कब रखें, 4200 कब रखें, 4.2 कब रखें? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? एक यूनिट। जब भी वैल्यू बोलोगे ना तो यूनिट की वैल्यू याद होनी चाहिए। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी को हम 4.2 जूल लिख सकते हैं। तो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसको 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। इसको भी कर दिया तो कितना हो गया? 4200 जूल पर केजी डिग्री से। अब माल अभी डिपेंड करेगा मास पे, किस पे? अगर मास ऐसा दिया है 5 ग्राम, वो टेम्परेचर बढ़ाना है मेरे को 30 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी, तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? MS डेल्टा टी। अब उसमें एस क्या लिखूंगा? क्यों? मास किस में दिया यार?
ग्राम में दिया है तो ये तो लगाऊंगा 1 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाए। अगर मास से 5 किलो, 4200 जूल पर केजी। ये भी लगा सकते हैं। एक ही बात है यार, कन्वर्जन ही तो है। एक ही बात है। अच्छा अगर मैं ना ऐसे पूछता, रुको। मास दिया हुआ है मुझे 5 ग्राम, टेम्परेचर इतना बढ़ाना है, पर मुझे एनर्जी चाहिए जूल में। एनर्जी जूल में चाहिए, मास दिया है 5 ग्राम, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 ग्राम। अब जूल में चाहिए तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जूल में भी, और इधर ग्राम है तो ये वाला 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू 30 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस का ग्राम से ग्राम, एनर्जी कितनी आ गई, 42 इंटू 5 इंटू 3 जूल में आ जाएगा ये। ऐसा किलो कैलोरी में पूछ लेते, ये लिख। अब समझ में आया। डिपेंड करता है मास में। मास किस में दिया, ग्राम में दिया है, केजी में दिया है। ठीक है। और पूछ किस में रहा है, जूल में पूछ रहा है, किलो कैलोरी में पूछ रहा है, उसके ऊपर। चलो। चल क्या करते, बढ़िया, बहुत दिन हो गए ना स्टोरी सुने में। आज जो पढ़ा है वो समझ में आया क्या? आवाज नहीं है, मतलब कम लोगों को है। कल फिर से यही पढ़ाऊं क्या? ये रुक जा रहे, मेंटी। आज टाइम 5 मिनट ही बाकी है हमारे पास। तो स्टोरी बढ़िया, एक मस्त स्टोरी थी जो बहुत काम आएगी तुमको भी। कल सुनाऊंगा, चलो। ठीक है। होमवर्क दे देता हूँ मैं तब तक। हाँ मैंने लिखा, भेजा ना मैसेज, थर्मल एक्सपेंशन के 10 क्वेश्चन और इसके 15। मैं तब तक होमवर्क दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है। आज हमने कहाँ से किया यार, यहाँ से। तो यहीं रुकना, मैं वो लेके आता हूँ जेईमेन पीवाई मैंने उसमें मार्क कर रखे हैं। तुम भी निकाल लो तब तक। दिशा, दिशा निकाल दो। डीपीपी के। अच्छा किसने ईमानदारी से सोल्व किया बिना सॉल्यूशन देखे? किसने डीपीपी बिना सॉल्यूशन देखे सोल्व किया? जितने भी किए बिना सॉल्यूशन देखे किए, ऐसा कौन है? बाकी सबने सॉल्यूशन देख के किया। कल ही तो समझाया था उसने, सॉल्यूशन नहीं देखनी। ऐसे किया ही नहीं इसने। ठीक है, तो सब दिशा निकालो, तब तक दिशा को निकालो। जेई मेन पीवाई की दिशा निकाल दो। अगर किसी को और भी कोई डाउट हो तो अभी भी आ सकते हो, क्लास खत्म हो चुकी, अभी भी आ सकते हो। ऐसे बैठे मत रहा करो। डाउट हो तो पूछा करो। और आज हूं मैं बहुत लंबे समय तक। तुम निकालो तब तक मैं भी लेके आता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय। दर्शने पवित्र करे, हे तुम्हारा गुण, शुद्ध भगत चरण रे, भजन अनुकूल। मुझे आपको देख के इतनी प्रसन्न होते हैं ना, मतलब पूछो।
मिल नहीं रहा यार, JMNPY वाला मिल नहीं रहा यार। साला कहाँ चला गया? टैब में से देता हूँ चलो। मेरे को टैब दे दो। चलो नोट करो, देख लो इधर उधर। नोट करो। कैलोरीमेट्री टॉपिक 2 निकाल लिया सबने? कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर, क्वेश्चन नंबर 29, 31, क्वेश्चन नंबर 29, 31, 32। ये कर लोगे क्या? 34 कर तो सकते हैं। Q बराबर ml वाला फॉर्मूला बता तो दिया है मैंने, बस प्रैक्टिस कम हुई है। 34 लिख लो चलो। ठीक है, मतलब हम यहाँ तक पहुंच गए, हमने एक ही क्वेश्चन किया है, प्रैक्टिस कम हुई है बट ट्राई करना। फिर पेज कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा। 42, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 42, 43, 44, एक मिनट, 47, 50, 47 और 50। 47 के बाद में है 50, 50। उसके बाद में, एक मिनट, हाँ 51। क्यों, कुछ क्वेश्चन हीट ट्रांसफर के ना, तो ये छोड़ना है। 51, 55, 51, 55। नहीं नहीं, ये मिक्सचर वाले सवाल अभी कराए नहीं है। नहीं मिक्सचर अभी, वो दूसरा मिक्सचर है यार। 58, 58 और 60 नहीं। हम्म, एक मिनट रहे। 65, 65। उसके बाद में 66, 69, 69। ए भाई, ये सब जी हाँ मुझे पता है वो। छोड़ दो यार, बचकानी हरकतें, बड़े हो गए हो। 84, 86, खत्म। सीपी सिंह, सीपी सिंह भी करनी है ना? बढ़िया, प्रैक्टिस करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये करो फिर। हाँ हाँ, बोल। कैलिब्रेशन मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को हम कैलिब्रेट करते हैं। बेसिकली कैलिब्रेशन एक स्टैंडर्डाइज मेथड होता है ना? कैसे समझाऊं ऐसे, वो प्रैक्टिकली होता है थोड़ा। मतलब कि किसी जैसे, ये हमारा जो थर्मोमीटर है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे देगा। फिर ह्यूमन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो पहले कैलिब्रेट होके आता है, क्या सही रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसी चीज को कैलिब्रेशन बोलते हैं। ऐसे। ठीक है।
समझ गए क्या? चलो, थर्मल कैपेसिटी हीट कैपेसिटी सेम होता है, ठीक है। थर्मल कैपेसिटी हीट कैपेसिटी की सेम होता है, इक्विवेलेंट होता है। और अगर डाउट है तो अभी भी आ सकते हो। धर्मेंद्र सर लेट आते वैसे तुम्हारे, लेट आ जाएंगे। अभी डाउट, अरे ठीक है, जिसको पूछना है वो अभी आ जाए, और उसके बाद में भी आ सकता है। ऐसी कोई नहीं, 3 सवा 3 बजे आओ। राजा, आजा इधर। किसका था ये? हाँ भाई, राजा कहाँ गया वो? इधर आ। चल, हरे कृष्ण।